सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसके आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक मशहूर थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के दो बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहाँ मेहनती और ईमानदार था, वहीं चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन बाजार चले जाओ, आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू, तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल के बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार रहने लगा, तो कारोबार के बंटवारे की बात आई और उन्होंने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो, इसीलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगा कर करना। मेरी इच्छा है मेरे बच्चों कि मैं तुम दोनों की शादी एक ही साथ एक मंडप में करूं। जो आपका हुक्म बाबा। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपने आलू टिक्की की दुकान संभालना शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पे की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो, लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को मालूम था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है। चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की पत्नी पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रहने लगी। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें। मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। इनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी। मैंने उसको बहुत समझाया, मगर वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसे अपने बुरे कामों का नतीजा कभी न कभी जरूर मिलेगा। तो पिताजी, मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी। आज चमन भाई साहब ने हमारी दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया। तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे की जमीन है। ये जमीन मैंने इस समय के लिए ही बचा कर रखा था। मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। तुम चाहो तो वहीं अपनी झोपड़ी डालकर रह सकती हो। सीताराम ने बहू को जमीन का पता बता दिया। ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता न लगे, इसलिए पुष्पा चुपचाप कुछ सामान लेकर जमीन पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी और बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की सेवा करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर के मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी, आपके खेत की गोभी तो बहुत ही जायकेदार बनती है। मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊँगा, तैयार रखिएगा। शहर से लोग आने की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगी और मेरे पति का इलाज हो जाएगा।
एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल शैतान मौजूद था। मैं चांद पर से आया हूँ। सुना है तुम्हारी गोभी बहुत जायकेदार होती है। तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का वक्त नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने जो हुक्म दिया उसे पूरा करना होता है। शैतान ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और उसे उठाकर चंद्रमा पर लेकर चला गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी शैतान मौजूद हैं। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाओ। जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें धरती पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं? पृथ्वी पर मेरे पति बीमार हैं। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से मेरा हुक्म मानो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की। राक्षसों ने खूब जमकर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया। तेरी गोभी वाकई बहुत ही जायकेदार है। हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। शैतानों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो। चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो। हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ अपने मेहनत की कमाई खाती हूँ। शैतान पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। शैतान द्वारा दिए गए दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई। घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने भी उसके गोभी के जमीन पर कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी? मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तब पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था। पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और जमीन में गोभी उगाती और बहुत जल्द ही 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन चमन को किसी प्रकार पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेत के बारे में पता चल गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन उसके घर में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे शैतान सो रहे थे और शैतानों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा। लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर दो, मैं ये सोना यहीं पर रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने पुष्पा पर खूब जुल्म ढाए हैं। मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन जब कुत्ते के रूप में अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया।